ये कौन सा देश? नॉर्वे। स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक, ये कौन सा देश? बाल्टिक देश। कितने हैं? 3 ही तो है। बाल्टिक देश है 3। कौन कौन से हैं ये तो लिखवा दिए थे। बाल्टिक देश 3 है। एक तो था एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया। ठीक, और ये देश कौन कौन से हैं भैया? ये कौन सा? ये स्वीडन के जस्ट नीचे डेनमार्क। डेनमार्क के बाद जर्मनी। मैप में देखा हूँ आपने, तो यहाँ भी हमने बताए थे कौन से देश थे? बिनेक्स 3 देश, बिनेक्स वाले 3 देश। ठीक, यहाँ पे कौन सा था? पोलैंड, वारसा राजधानी। बेलारूस, मिन्स्क राजधानी। जर्मनी, बर्लिन राजधानी। ठीक, याद आया किसी को ये चीजें? बेटा इधर, हाँ जी, ये कौन सा देश है? ब्रिटेन। ये कौन सा? आयरलैंड। ठीक, अब सुनो, ब्रिटेन में कितने देश थे? ब्रिटेन में कितने देश थे? 3। और यूके में कितने देश थे? यूके में थे 4। कौन कौन से थे यूके में? 4। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक, और एक वेल्स। वेल्स भी तो था ये वाला। ठीक, अब आगे सुनो, अगली बात सुनो। ठीक, अगली बात सुनो। ये यूरोप महाद्वीप चल रहा है बेटा। ठीक, यूरोप महाद्वीप में हमने ये देश थोड़े से कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक, हाँ जी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसमें यहाँ बताना ये क्या चीज़ है? ये देश है फ्रांस। ठीक, और ये देश है ब्रिटेन, पूरा का पूरा। इसमें 3 देश है। इंग्लैंड इसी के अंदर आएगा। ठीक, कुछ पूछ रहा था सागिर, फिर से बताओ क्या पूछ रहे थे आप? इंग्लिश चैनल ही है। अच्छा, भाई तेरी छुट्टी बहुत ज़्यादा रही इस बार। कहाँ गया था छुट्टी पे? ठीक, इधर देखो भाई, अब सुनो। ये जो देश है इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक इंग्लिश चैनल है। बताया था कल परसों। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय नीर सेन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। ठीक, यहीं पर एक जल संधि है। जल संधि भी यही है। अब सुनो, वो जल संधि कौन सी है? लिख देना, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल तो यहाँ पर है ही है, लेकिन यहाँ पर डोवर जल संधि भी है। पेपर कैसा हुआ? क्या है? साहित्य लहरी की सर। और वो क्या कौन सी भाषा में लिखी गई? कौन सी लगाया? अवधि लगाया ना, या कुछ और लगा दिया? ठीक है, पैट क्लियर होगा तभी लेखपाल का फॉर्म भर सकते हो आप वहाँ से। यूपी में ऐसा है जी। हिस्ट्री में आता है ये भी तो हिस्ट्री है। हिंदी भी तो दी अलग से। पैट का कब है? 20 अगस्त का है जी। ये इसका BA का था, है जी।
LT हो चुका, LT का मैंने SST भेजा ग्रुप में, तुम्हारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। LT SST का मैंने सेंड किया था ग्रुप में, उसकी आंसर की आएगी, उससे पहले थोड़ा सा देख लो और फिर आंसर की आते ही उसे मैच कर लेना, ठीक। क्वेश्चन बनेंगे उसमें से जरूर, पक्का है। अभी मैंने बता रखा नयनार, नयनार कौन थे? नयनार शिव धर्म से संबंधित है, तमिलनाडु में शिव के उपासक। भक्ति आंदोलन जब हमने बताया था तो उसमें बता है जी, शिव विष्णु के उपासक थे अलवार। तमिलनाडु में अलवार विष्णु के उपासक थे जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और शिव के उपासक क्या थे? नयनार। लिखने के नहीं मुझे पता, और फिर यही पर्सन बन जाए वहाँ से, और पता नहीं क्या करेंगे वहाँ से, क्या करेंगे वहाँ जाके। बेसिक पर्सन है, लिख दो। शिव के उपासक थे नयनार। स्पेशल इनविटेशन देना पड़े भाई, लिख लो, आ सके पेपर में। और ये विष्णु के उपासक थे तमिलनाडु में, ठीक। और ये करवाया था, हैं लिखवाया था नहीं। अभी संडे में क्वेश्चन आ गए। मैं कह रहा अगर आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा इन्हें कहना लपेटते चलो जाओ यही बहुत कुछ करके आएंगे तुम। 60 से 70% तक इनमें से ही आएगा, है जी। बिल्कुल वही 60-70% तो हो गए ये, और फिर मेहनत आपकी भी है। 20% नहीं करनी, आप 70 से 80% के लिए नंबर ले आओ, उससे ज़्यादा नंबर लाने ही नहीं आपको। 20% तो फालतू के एक्स्ट्रा है, उन्हें छेड़ो ही ना। 80% नंबर लेके आने। आप किसी भी एग्ज़ाम में 70 से 80% तक की मेरिट लगती है, चाहे कोई भारी हो, चाहे बस वैकेंसी के हिसाब से भी लगती है। वैसे तो अगर एक ही वैकेंसी भाई, वो तो फिर तो लगेगी, हाँ जी। लेकिन हर पेपर में लगभग आपका जो ये पटवारी का हुआ, ये वीडियो का हुआ, इनमें सब में 70-80 तक हाईएस्ट, जनरल की बोल रहा हूँ 80 तक जाएगी अगर चली गई तो, ठीक। 70 से 80% तक नंबर आने चाहिए, ठीक भाई। हाँ भाई चचा क्या हो गया? पीछे बैठाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डोवर जल संधि से पर्सन आया, डोवर जल संधि से एक सुरंग निकाली गई। डोवर जल संधि से होते हुए एक सुरंग निकाली गई पानी से, वो किन देशों को जोड़ती है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, लिख देना, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जल संधि से बनाई गई सुरंग, डोवर जल संधि से बनाई गई सुरंग इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है, ठीक। ब्रिटेन भी आ जाएगा अगर चाहो तो इसमें, क्योंकि ये पूरा द्वीपी ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी आंसर आ सकता है। डोवर जल संधि, ठीक। अब सुनो भाई, ये है उत्तरी आयरलैंड, है जी, और ये केवल आयरलैंड, ये तो बता था। ये आयरलैंड देश है जिसकी राजधानी डबलिन है, और ये उत्तरी आयरलैंड है जो यूके में शामिल है। उत्तरी आयरलैंड किसके अंदर शामिल है? यूके में। ये सब मिलके यूके बनाते हैं 4 देश। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? 4। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और ब्रिटेन में 3 देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक। केवल 3 देश है। अच्छा सुनो, इसके बाद अब आयरलैंड द्वीप और ब्रिटेन के द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? आयरलैंड द्वीप और ब्रिटेन के द्वीप के बीच में एक चैनल है, नॉर्थ चैनल, ठीक। नॉर्थ चैनल कौन सा बताएगा भाई? कील
किन के बीच में थी? किल नहर किन्हें जोड़ रही थी? कौन कौन से सागर को? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर तो हो गया यार, उत्तरी सागर नहीं हो रहा। कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर इधर और उत्तरी सागर इधर। ठीक हो गया। अब सुनो, इसके बाद है जी, कुछ पूछ रहे? ये नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड तो हो गया, इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड तो हो ही गया, एक फ्रांस। ठीक, नॉर्थ चैनल किसके बीच में? आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच। ठीक, इंग्लैंड में दो शहर हैं। पहले तो एक तो लंदन है जी। लंदन किस नदी के पास है? टेम्स या थेम्स बोलते हैं इसको, है। लंदन किस नदी के पास है? टेम्स या थेम्स भी बोल देते हैं। लंदन अगर पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद लिखो, यहाँ पर दो शहर और हैं। एक तो मैनचेस्टर, लिखवाया था क्या इसके बारे में कुछ? मैनचेस्टर के नहीं लिखवाया। एक है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में ही बात करें हम इसकी। मैनचेस्टर और लिवरपूल, इन दोनों के बीच में विश्व की सबसे पहली ट्रेन चली थी। मैनचेस्टर और लिवरपूल कहाँ पड़ते हैं? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल 1825 ईस्वी में इन दोनों के बीच में ट्रेन चली थी विश्व में। और भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 में। भारत में 16 अप्रैल 1853 में, और ब्रिटेन में या विश्व में सबसे पहली ट्रेन मैनचेस्टर और लिवरपूल के। देखो 1825 ईस्वी में चला दी ट्रेन। कितना डेवलप होगा ये यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को विकसित महाद्वीप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। ठीक, और भी पर्सन क्या क्या ध्यान से सुनना है जी। क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग बात है, वो नहीं कह रहे हम पर्सन है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है बेटा? ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप ही है। यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। कैसे? ठीक, सुन लो जरा। प्रायद्वीप कितने तरफ से पानी से घिरा होता है? प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा होता है। ठीक, अब सुनो, इधर तो जुड़ा हुआ किससे? एशिया से। प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कह रहे हैं इसको? प्रायद्वीपीय महाद्वीप 3 ओर, प्रायद्वीप क्या होते हैं? 3 ओर से पानी से घिरा हुआ। ठीक, एक तो इसका आकार छोटा है। ठीक, एक ये किसका हिस्सा है? एशिया से जुड़ा हुआ। एशिया से किससे जुड़ा हुआ? स्थल से, पानी से नहीं। इसके चारों ओर पानी नहीं है। चारों ओर पानी होता तो ये द्वीप हो जाता, और बड़ा क्षेत्र है तो ये क्या कहलाता? महाद्वीप कहलाता। इसलिए जब ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसको क्या कह देते हैं हम? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। 3 ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और ये महाद्वीप है, इसलिए प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और भी क्या इसमें और भी कंडीशन लगाते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कह देते हैं। बहुत सारे प्रायद्वीप है। यहाँ पर आइबेरिया का प्रायद्वीप आएगा, इधर इटली का प्रायद्वीप आएगा, यहाँ डेनमार्क का प्रायद्वीप, इधर कोला प्रायद्वीप। ठीक, इस वजह से भी इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कह देते हैं। लेकिन सही मायने में तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ता हुआ। ठीक, एशिया से जुड़ते हुआ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ गया है? अब सुनो जरा, मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा है मैनचेस्टर में। ये तो सबसे आसान पर्सन है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? किस देश में मैनचेस्टर? इंग्लैंड में।
भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। जिसे नहीं पता वो लिखते जाएंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, सॉरी पहले लिखो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात। इन्हीं में ही गलती करके आ जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो जा, पता नहीं क्या बुद्धि मारी जाए एकदम। ऐसे ऐसे पर्सन भी वहाँ गलत करके आए, जैसे अभी इसने किया चोर होती वाला। ठीक, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, कोयम्बटूर। और भैया कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर लिख दियो, तमिलनाडु में। ठीक, इसके बाद देखो जरा, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। याद है किसी को? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। स्कॉटलैंड में शराब होती है। शराब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में, है जी। स्कॉटलैंड का कोई दूसरा नाम नहीं है। अभी नीदरलैंड का था, वो हॉलैंड का। ठीक, अब सुनो, ब्लेंडर ब्राइड जो शराब है वो यहीं बनती है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिखो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो भाई, ये है फ्रांस। ठीक, और फ्रांस की राजधानी है सबसे ज़्यादा फेमस, विश्व की जन्नत कहलाती है। पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है, फैशन नगरी। ठीक, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। चैनल कौन सा है? इंग्लिश चैनल। ठीक, ऐसे पर्सन। अब फ्रांस जो देश है, यह अपने, हेडिंग बना देना, यह अपने आप में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर देश है, जो पूरे यूरोप में एकमात्र देश है। लिख देना, यूरोप में, सॉरी फ्रांस में। देखो, यूरोप में एकमात्र खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर देश। खाद्यान्न नहीं लिखा जा रहा तो इधर देख लियो, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर देश, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश। यूरोप का एकमात्र खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश कौन सा है? फ्रांस। ठीक, इसे किसानों का देश कहा जाता है, फ्रांस को। खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर मतलब खाद्यान्न इसके यहाँ इतना होता है, इसे बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। खाद्यान्न मतलब अनाज। ठीक, अनाज खेती करते हैं किसान है यहाँ, ये भी तो पता है। किसानों का देश, यूरोप में किसानों का देश कौन सा है? ठीक, यूरोप में किसानों का देश है फ्रांस। क्या? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं दे रखा यहाँ सी। ऑकवर्ड है ना, कोई अलग सा देश है ये। एक इटली और एक फ्रांस, दोनों में खेती होती है। यूरोप का भारत तो इटली को कहा जाता है, लेकिन किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस। किसानों का देश फ्रांस, यूरोप का भारत इटली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलग। ठीक, पेरिस। पेरिस जो है, इस यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय, लिख देना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी में यूनेस्को का मुख्यालय है। और फेमस पर्सन आया एक बहुत बढ़िया। यूनेस्को किस लिए फेमस है या यूनेस्को संबंधित है? ऑप्शन सुन लेना, यूनेस्को संबंधित है। ऑप्शन
आर्थिक, शिक्षा, बाल फंड और डी ऑप्शन स्थल। फुल फॉर्म बताओ इसकी। देखो ई से एजुकेशन, कॉमन साइंस नहीं लगाते, ठीक। शिक्षा से संबंधित है यूनेस्को, किससे संबंधित है? शिक्षा से। आई बात समझ में? हाँ, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किससे ना सकता है कभी भी? स्थल ही लगाओगे, विश्व विरासत स्थल की वजह से, विश्व धरोहर स्थल की वजह से है जी। वो यूनिसेफ है, वो बाल संस्था यूनिसेफ है, ठीक। लिख देना यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखो, जिसे नहीं पता वो लिखेगा। इंग्लिश में लिखोगे तो याद रहेगा। लिखो यूनाइटेड नेशन, ये पढ़ने के लिए कहा था आपको, कई बार कहा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, ई से लगना बेटा, ई एजुकेशनल, ई, ठीक। एंड साइंटिफिक, ऐसे लिखना, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा है क्या? साइंटिफिक के बाद लगाना एंड, साइंटिफिक के बाद लगाना एंड। कल्चरल, सी से कल्चरल बन जाएगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। बस ये थोड़े थोड़े से ये याद हो ना, ये बन जा फिर इसकी, ठीक, कि भाई यूएन से तो यूनाइटेड नेशन होगा ही होगा, ठीक। ई से क्या होगा इसमें, एस से क्या होगा, सी से क्या होगा, कुछ ये याद हो तो फिर इनकी फुल फॉर्म बन जाती है, ठीक। यूएन वालों में यूएन से तो यूनाइटेड नेशन याद रखियो, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, ऐसे ऐसे बनेंगे। हाँ भाई, यूनेस्को में भारत के कितने स्थल हैं? यूनेस्को में भारत के स्थल हैं 40, अब 40 हो चुके हैं। अब यूनेस्को सूची में भारत के स्थल शामिल हैं 40, और सबसे ज़्यादा स्थल शामिल है इटली के। सबसे ज़्यादा स्थल किसके शामिल है? इटली के। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में बेटा 40 में 2 तो उत्तराखंड के होंगे ही होंगे, याद है किसी को? यूनेस्को सूची के ये में 2, फूलों की घाटी और नंदा देवी, ठीक। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड के 2 स्थल, फूलों की घाटी और नंदा देवी, ठीक। इटली के देखना जरा है, सबसे ज़्यादा इटली के, ठीक। कोयम्बटूर, यूनेस्को। अब सुनो, यहाँ पर एक और शहर है जिसे बोलते हैं लियोन, लियोन्स भी कहते हैं, लियोन्स, ठीक। फ्रांस में एक शहर है, फ्रांस हेडिंग डाल रखी ना ऊपर, फ्रांस में एक और शहर की बात कर रहे हैं हम, लियोन्स। और लियोन्स में अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने का काम करती है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, ILO नहीं है, ठीक। लिख देना, लियोन्स में क्या भैया? इंटरपोल, इंटरपोल से याद रखना, इंटर से इंटरनेशनल और पोल से पुलिस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में। पेरिस गलत लगा होगा वहाँ से तुम्हें, और तुमने बस आज माइंड में बैठा लिया ना पेरिस, तो गलत कर रखा होगा इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में या लियोन्स में। इसके तो ल से याद रखना, इसमें ल अंतिम है, इसमें ल शुरू में, ठीक। इंटरपोल लियोन, इंटरपोल लियोन,
कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। ठीक। इंटरपोल में ये इंटर किस लिए, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल के लिए, और पोल किसके लिए, पुलिस के लिए। ठीक। अगर कोई केस चलता है ना, जैसे अभी कुलभूषण जाधव का चला था, या अभी कौन सा है जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल ढूंढता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है दाऊद इब्राहिम। याद आया कुछ या नहीं आया? ये भारत की पुलिस नहीं है, ये पूरे विश्व की पुलिस है। ठीक। अब एक और शहर है यहाँ से, फ्रांस में शहर है बोर्दो। ओए लिख लो, बोर्दो शहर है, और बोर्दो शहर है शैंपेन शराब के लिए फेमस। शैंपेन, चैंपियन नहीं, शैंपेन बोलते हैं, शैंपेन। बोर्दो है जी, शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध शहर। वैसे अगर देश पूछेगा तो कौन सा बताओगे? शैंपेन शराब कौन से देश की? फ्रांस की। और शैंपेन शराब कौन से शहर में बनती है सबसे ज़्यादा? बोर्दो में। शैंपेन शराब 3000 रुपये का आधा लीटर है जी, शैंपेन। हाँ, वो ढक्कन सा खोला जिसमें, वही है शैंपेन। आप सुनो, सर्च करके आना है कि भारत में शैंपेन जनजाति कहाँ रहती है। शैंपेन जनजाति सर्च करके आना है, शैंपेन जनजाति कहाँ रहती है भारत में। अंडमान निकोबार, क्वेश्चन मार्क लगाओ और सही से, बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ भी सर्च बोल रहे हैं। कहाँ रहती है शैंपेन जनजाति? आ सकता है प्रश्न कभी भी। शैंपेन जनजाति, उत्तराखंड की जनजाति पता ना, सारे की सारी। ठीक। शुरुआत कर दो एक एक टॉपिक पढ़ने की। आज से जनजाति शुरुआत कर दो, आपके बैच में नहीं हुई। ठीक। सुबह वाले बैच में तो कह दिया था पढ़ने के लिए पहले ही। आज से आप जौनसारी या थारू जनजाति शुरुआत करना। कौन सी से शुरुआत करोगे? थारू से। पहले तो जनजाति का इतिहास पढ़ियो, कब से जनजाति हमारे राज्य में लागू हुई थी। जनजाति सबसे पहली कौन सी बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1967 में। सबसे पहले भोटिया जनजाति 1967 में बनाई गई थी। इससे पहले कोई जनजाति नहीं थी। ठीक। 1967 में। अब पर्सन थारू से सुनना, थारू पूरा पढ़ दियो थारू आज, कल फिर एक एक करके सारी पढ़ दो, पेपर नज़दीक आने वाला, वैसे ही समझो। ठीक। एक एक टॉपिक रोज क्लियर करो। आज दो जनजाति पढ़ सको तो और भी बढ़िया। ठीक। बोर्दो, पेरिस, लियोन। अब सुनो भाई, पेरिस में 2024 में ओलंपिक होंगे 33वें नंबर के। ठीक। 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस। ठीक। ये सब बातें याद रखियो। अब सुनो, इसके बाद इधर एक द्वीप है, प्रायद्वीप है। इधर एक प्रायद्वीप है जिसे कहा जाता है आइबेरिया का प्रायद्वीप। इधर एक प्रायद्वीप है जिसे कहा जाता है आइबेरिया का प्रायद्वीप। इसमें दो देश स्थित हैं। सही मायने में तो दो हैं, लेकिन तीसरा भी है, जिब्राल्टर। ठीक। कौन कौन से देश है इस पे स्थित? स्पेन और एक पुर्तगाल। एक देश है स्पेन और एक है जी, यहाँ से आया था वो, कौन आया था यहाँ से? वास्को डी गामा। ठीक। पुर्तगाल से। हाँ जी, बात ना करियो। कौन सा प्रायद्वीप बताया मैंने भी? वो नहीं पूछ रहे, जो मेन बात है। कौन सा प्रायद्वीप है? आइबेरिया प्रायद्वीप। पूछेगा आइबेरिया प्रायद्वीप कहाँ है? आइबेरिया प्रायद्वीप पे कितने देश स्थित हैं? 2।
ठीक, आइबेरिया प्रायद्वीप यूरोप में, ठीक, और 2 देश हैं। स्पेन की राजधानी लिख दियो मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या कह रहे? स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। कितना आसान है, बहुत आसान है ये चीज़ें सारी, और इनसे प्रश्न बनेंगे। कुछ नहीं रटना वटना कुछ नहीं होता यहाँ से, बड़े आसान आसान प्रश्न आवे जियोग्राफी के। और ये क्या है कि जियोग्राफी हमारी बहुत कमज़ोर है। जियोग्राफी और संविधान सबसे बढ़िया चीज़ है पढ़ने के लिए, संविधान और जियोग्राफी, और दोनों से प्रश्न आएंगे। ठीक, हाँ जी, लिस्बन हो गया। अब सुनो, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है, उसे क्या नाम दिया गया? लिख देना, पिनरीज पर्वत। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है जिसे कहा जाता है पिनरीज पर्वत। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इंग्लिश चैनल कहाँ, डोवर जल संधि कहाँ है, नॉर्थ चैनल कहाँ है, पिनरीज पर्वत कहाँ है? स्पेन और फ्रांस के बीच में। ठीक, मैड्रिड में एक मुख्यालय है, रियल मैड्रिड भी कहा जाता है, रियल मैड्रिड, स्पेन की राजधानी को। इसमें एक मुख्यालय है WTO का। अब कहोगे WTO का तो नहीं है यहाँ, वो तो जिनेवा में है। ठीक, ये व्यापार वाला है यहाँ। लिखो जरा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंफ्यूजन होता है, वो WTO का जिनेवा में, और WTO व्यापार वाला कहाँ है? मैड्रिड में। मैड्रिड आएगा, वहाँ शहर का नाम आएगा, लिख दिया ना, स्थापना वगैरह देख लेना। इसका तो मुख्यालय ही पूछा जाता है जी। क्या हुआ? WHO जिनेवा, वो भी बात करेंगे, हम इधर जाएंगे जब स्विट्जरलैंड में। बताओ भाई, व्यापार वाला WTO कहाँ है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन, पर्यावरण नहीं पूछ रहे, 25 जनवरी को विश्व पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जब यहाँ पर वोटर डे होता है भारत में, उसी दिन 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है विश्व में। भारत का मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को, और विश्व में पर्यटन व्यापार दिवस भी कब होता है? 25 जनवरी को। क्या हुआ? ठीक है बेटा। अब सुनो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, प्रसिद्ध खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल या सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है स्पेन का? बुल फाइट है बेटा, बुल फाइट, सांडों की लड़ाई। ठीक, सांड, बुल फाइट लिख दिया गया? लिख दो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइट, सांड से लड़ते हैं। बताओ, और मैं तो बुल थोड़े से, सांड थोड़े कमज़ोर होंगे ना, वे कमज़ोर होंगे। अगर भारत वाले चले जाते हैं वहाँ सांड हैं। मैं ये कह रहा हूँ, भारत वाले अगर चले गया ना, तो देसी सा जो फिर हो जा, गुम हो जा, छोड़ने का नहीं। ठीक, लिखो जरा, स्पेन में सांडों की लड़ाई एक राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइट, बुल फाइट आएगा ऑप्शन में, बुल फाइट एक राष्ट्रीय खेल है। भारत में भी एक जलीकट्टू नाम का खेल है, इसमें भी सांडों से संबंधित है। ये भी जलीकट्टू, ये पेपर में भी आया था अभी। जलीकट्टू खेल कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। लिख देना, ये प्रश्न आया था। जलीकट्टू खेल
कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या है जी? अभी वो इसके अंतर्गत देना तो हाँ, वो प्रतिबंध वगैरह लगा दिया था, इस पर भी बैन लगा दिया था। चलो बाद में बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक, स्पेन की तरह भारत में भी एक सांडों का एक खेल होता है जिसे कहते हैं जलीकट्टू। और जलीकट्टू कहाँ से होता है? तमिलनाडु में। ऐसे पर्सन बनेंगे, बेसिक पर्सन है ये सारे के सारे। अब सुनो भाई, पुर्तगाल एक देश ऐसा है जिसकी कंपनी सबसे पहले भारत में स्थापित हुई थी। कौन से देश की या यूरोप के किस देश की सबसे पहले भारत में कंपनी स्थापित हुई थी या कंपनी आई थी? पुर्तगाल की, 1498 ईस्वी में। हाँ, कौन से यूरोपीय देश की कंपनी भारत में सबसे पहले स्थापित हुई? ऑप्शन में आएंगे अंग्रेज, डच, पुर्तगाली। कौन सा लगाओगे? पुर्तगाल सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक, और कौन लेके आया था कंपनी? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? बेटा लिख देना इसको, सब कुछ जो बताया मैंने। पुर्तगाल ऊपर हेडिंग सी बना के अब लिख दो नीचे, पुर्तगाल की कंपनी भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा आया था 1498 में, जिसने भारत की खोज की थी। बताओ, भारत की खोज मानी जाती है की किसने? वास्को डी गामा ने। भारत कहीं खो रहा था, भारत तो है था भैया पहले से ही। वास्को डी गामा, बस बेटा पेपर पे ध्यान दे लो, है जी। स्वागत किया था केरल के राजा जुमेरिन ने। जुमोरिन है नाम उसका। जुमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगर स्वागत ना करता, कपड़े कुपड़े फाड़ देता वहीं जाके इसके वास्को डी गामा के, तो अंग्रेज ना आते हैं। ठीक, बताओ गोवा पे कब कब्जा किया था पुर्तगालियों ने? जो पुर्तगाली थे उन्होंने कब्जा कब किया था गोवा पे? 1510 ईस्वी में। मैंने टेस्ट में भी दिया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। और भैया सबसे पहले आई थी ये पुर्तगाली कंपनी, और सबसे लास्ट में जाएगी पुर्तगाली कंपनी 1961 में। लिख देना, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और भारत से सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। है जी, मैं बताऊंगा अभी, पहले ही लिख दो। 15 सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे? ये भी पुर्तगाली गए थे। ठीक, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। गए कब? 1961 में गए। आए कब? 1498 ईस्वी में आए। ठीक, गोवा पे कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक, और गोवा से मतलब भारत से कब गए? 1961 में। अंत में ये गोवा में ही रह गए थे। अभी भी दिक्कत है किसी को? आए कौन सबसे पहले? यूरोप से पुर्तगाली। गए कौन सबसे बाद में? आए भी पहले ये और गए भी सबसे बाद में 1961 में। अंत में कहाँ रह गए थे ये? गोवा पे। गोवा पे जब इन्हें हटाया गया, कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारतीय सरकार ने? भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को गोवा से भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया था। पुर्तगालियों को गोवा से भगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक, ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक बेटा, कब गए गोवा से? 1961 में गए ये। फिर
वो वहाँ इन्हें 1961 में भगाया गया था। ठीक, देखो ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल का जो शहर है ना लिस्बन, सबसे बेईमान शहर है, सबसे ज़्यादा चोर शहर। अगर कुछ मिल गया ना यहाँ से पड़ा हुआ कहीं सड़क पे, वापस नहीं मिलता कुछ भी हो जाए, मास्क रुमाल कुछ नहीं मिलने का। सुनो ठीक, अब सुनो, अब मेन बात आने वाली आगे, और भी मेन। ठीक, बताओ बेटा, यहाँ पर नीचे कौन सा सागर है? इसे हटा दूंगा पिनरीज पर्वत को। यहाँ पर बताओ, बाल्टिक सागर यहाँ है, यहाँ बता रहा हूँ, बोलो है? पढ़ाई का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा क्या? लुटिया डुबा रहा तुम्हारी भी है जी। भूमध्य सागर यहाँ है। ठीक, इधर कौन सा भैया महासागर है? कौन बताएगा इधर कौन सा महासागर है? ये पुर्तगाल है भैया, पी लिख दिया बस खाली है। यहाँ कौन सा महासागर है? अटलांटिक। हमने कल परसों भी बताया था, ये अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ता है। इधर अमेरिका, इधर यूरोप, इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, एस आकार का। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम? बारबोरस कौन सा बोला? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है बारबोरस जल संधि। याद आया कुछ? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? बारबोरस, या बारपोरस भी कह देते थे उसको। यहाँ से है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। लिख दिया ना? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का नाम याद रखियो, ये हम बार बार पढ़ेंगे। लाल सागर हमने पहले बताया था, अब ये भूमध्य सागर है। अभी इसके बारे में बहुत प्रश्न आएंगे जब अफ्रीका महाद्वीप चलेगा तब भी। ठीक, बताओ, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। नीचे है ये अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? यूरोप ऊपर, अफ्रीका महाद्वीप नीचे, कौन सा सागर है दोनों के बीच में? भूमध्य सागर हो जाएगा नहीं आंसर। अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सा सागर था? अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सा सागर था? कई बार लिखवाया था, लाल सागर। अफ्रीका और एशिया के बीच में। काला सागर है यूरोप और एशिया के बीच में। काला सागर कहाँ लिखवाया था? यूरोप और एशिया के बीच में था। काला सागर, मरमरा सागर, कैस्पियन सागर, ये किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच में, और भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ये तो सामने ही दिख रहा, देखो। ठीक, ये देखो, देख भाई, ये अफ्रीका महाद्वीप। देख बेटा, यहाँ ये पढ़ रहे हैं हम अभी यूरोप, और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सा सागर बताओगे? भूमध्य सागर। अभी भी कोई लाल बता रहा। ठीक, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? लाल है। कौन सा है? भूमध्य सागर। ठीक, एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर। ठीक, कोई सा एक तो याद करो इनमें से।
फिर अपने आप ऑप्शन काट काट के हो जाए क्वेश्चन। ठीक, अब बताओ, जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक, प्रश्न ये है, हाँ जी, भूमध्य सागर के द्वार, भूमध्य सागर का द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाएगा? भूमध्य सागर से हम अंदर, भूमध्य सागर में अंदर हम किससे जा रहे हैं? तो भूमध्य सागर का द्वार क्या कहलाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी मतलब चाबी, भूमध्य सागर की चाबी जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर जल संधि, दोनों प्रश्न लिख दो अभी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का द्वार कहलाती है। ठीक, बड़ा आसान सा है। प्रश्न ये है, जिब्राल्टर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि पर किसका कब्जा है? किस देश का इस पर अधिकार है? जिब्राल्टर जल संधि पर सोचो जरा। जिब्राल्टर जल संधि पर इधर भी मैं एक देश लिख रहा हूँ, मोरक्को। कौन सा देश लिख रहा? मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच में होगी? देश के कौन कौन से होंगे? स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में, देश कौन से? स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि। देश भी अगर आए तो देश भी कर देना, महाद्वीप तो पूछ ही रहा, देश से भी पूछ सकता, देश पूछेगा। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि किन देशों के बीच में? जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन देश, ये मोरक्को देश, मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। प्रश्न ये है, जिब्राल्टर जल संधि पर किसका अधिकार है? टाइम बता, टाइम। जी, परेशान ना हो, यही है तेरा फ़ोन, ऐसा क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? नैनीताल के फोटो हैं। ठीक, क्या बताएंगे जिब्राल्टर जल संधि पर किसका? लिख देना, जिब्राल्टर जल संधि पर ब्रिटेन का अधिकार है जी। जिब्राल्टर जल संधि पर किसका अधिकार है? देखो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा शहर सा ही मान लो, यहाँ पर एक छोटा सा शहर है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर। क्या कहा जाता है भाई उस शहर को? कहीं कहीं पर देश भी दे रखा हो, उस देश पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा। ठीक, ये किसके कब्जे में? जिब्राल्टर, ब्रिटेन के। तो जिब्राल्टर जल संधि किसकी होगी? ब्रिटेन की। ठीक, और देखो कितने बढ़िया जगह पर उन्होंने अधिकार किया। ये जिब्राल्टर जल संधि है ना, जो इधर का पूरा व्यापार इस जिब्राल्टर जल संधि से होता है, मध्य एशिया तक, रूस तक। क्योंकि अगर किसी को अमेरिका जाना होगा यहाँ से, वो यहीं से तो निकलेगा। ठीक, अगर इधर से जाएगा लाल सागर से, सवेज नहर से होते हुए, सवेज नहर में भी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ सवेज नहर है, सवेज नहर में टैक्स देना पड़ेगा, और अफ्रीका के नीचे को होके तब आना पड़ेगा अमेरिका। इससे बढ़िया यहीं से हम टैक्स दे के सीधे निकल जा, सॉरी यहाँ से, यहीं से हम टैक्स दे के सीधे निकल जा अमेरिका। इधर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक, आए समझ में? यहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा वसूलता है ब्रिटेन इस पर। भाई जाना तो जाओ, नहीं तो वापस होकर आओ, सीधा सा ये मतलब है, और कुछ नहीं है। पैसे देने पड़ेंगे इतने ही, व्यापार के फिक्स रेट है, बढ़िया हाई रेट है आगे। ठीक, बताओ भाई, जिब्राल्टर जल संधि किन देशों के बीच में? जिब्राल्टर जल संधि किन महाद्वीपों के बीच में? यूरोप, अफ्रीका। भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच में? यूरोप और अफ्रीका। ठीक, ये प्रश्न बनेंगे। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, अब सुनो आगे। इसके बाद
हम बात करते हैं इटली की। किसकी बात कर रहे हैं? इटली की। अच्छा, एक और बात बताई थी हमने, एक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था कि खट्टे रसेदार फल के लिए कौन सी जलवायु सबसे ज़्यादा फेमस है। खट्टे और रसेदार फलों के लिए ये वाला क्षेत्र फेमस है बिल्कुल। भूमध्य सागर की जलवायु खट्टे और रसेदार फलों के लिए फेमस है, और उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है इटली अंगूर के लिए। इटली अंगूर के लिए फेमस है। इटली हेडिंग डाल लियो, इटली के बारे में पढ़ेंगे अब। इटली अंगूर के लिए फेमस है। बताओ, खट्टे रसेदार फसल जो ये फल होते हैं कैसे हों? रसदार, खट्टे रसदार फल कैसे होते हैं? उसमें रस है, पानी ज़्यादा है। ठीक, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे। अब अंगूर के लिए अंगूर को पकाने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ये इटली में ही इसके आसपास ही चलती है। अंगूर को पकाने वाली हवा कहलाती है, उपनाम है उस हवा का। फान हवा को अंगूरों को पकाने वाली हवा कहा जाता है। गर्म हवा है, फान हवा एक गर्म हवा है, और फान हवा अंगूरों को पकाने वाली हवा के नाम से जानी जाती है। ठीक, लिख दिया गया। इटली की राजधानी लिखो रोम। इटली की राजधानी रोम, और इटली लिख देना। इटली यूरोप का भारत कहलाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। बेटा इटली कहाँ है? ये वाला। इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत। ठीक, राहुल गांधी जी के नाना जी रहते हैं यहाँ ननिहाल। मामा यहीं गए उसके, राहुल गांधी जी के। ठीक, सुनो। अच्छा, BS नेगी का एक प्रैक्टिस सेट आ रहा, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो भी मत लो। ठीक, टॉपिक वाइज वाला ले लो, टॉपिक वाइज ले लो हैं। इटली का जो शहर है रोम, लिखो जरा। इसे पोप का शहर, इसे पोप का शहर, पोप का। पोप ये होते हैं पादरी वगैरह हैं, ईसाई धर्म से संबंधित है। रोम लिख दिया गया। रोम, रोम को पोप का शहर, रक्तवर्ण वेश्या कहा जाता है। रोम को ही रक्तवर्ण वेश्या कहा जाता है। इसके उपनाम है, थोड़े से लिख लो, कोई नहीं है जी। रक्तवर्ण वेश्या रोम के उपनाम है, देख लेना। उसमें भी है, तो आपके लुसेंट में दे रखे अलग अलग नाम, बहुत सारे उपनाम, अलग अलग शहरों के उपनाम दे रखे। ठीक, सवेत नगर किसे कहा जाता है? ये आया था पेपर में। सवेत नगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक, युगोस्लाविया भी कहते हैं, युगोस्लाविया। ठीक, अब लिखो जरा। अच्छा, 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का, 7 पहाड़ियों पर बसा, यही है ना? लिख देना, 7 पहाड़ियों का देश। 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? रोम को। ठीक, और 7 टापुओं का? मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का कहा जाता है। हाँ जी, ये नहीं है, रेड कलर की है, रेड कलर की। खोल के दिखा दे इसमें क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वन लाइनर है। ठीक, 7 टापुओं का शहर
मुंबई। और 7 पहाड़ियों का शहर रोम। ठीक, लिखो जरा। जब ये इटली भारत का यूरोप है, सॉरी यूरोप का भारत है, उल्टा हो गया। इसमें खेती होगी, कृषि होती होगी ना, खाद्यान्न ज़्यादा होगा। तो जितने भी कृषि से संबंधित मुख्यालय हैं, यूएन के संगठन है, कृषि संबंधित जो संगठन है उनके मुख्यालय रोम में। अगर प्रश्न आया खाद्यान्न एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लिख देना। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। अब बताओ, यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, फ्रांस बताना। ठीक, फिर फ्रांस बताना। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। ठीक, कुछ इस तरह से याद कर लियो। देखो, कृषि करते हुए जो खेती करते हैं, उन हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके रोम रोम खड़े हो जा पसीने में ऐसे ही याद कर लियो। ठीक, कृषि का संगठन कहाँ, रोम में। मैं ये ट्रिक बता रहा, याद हो जाए इन चीज़ों से। ठीक, वो कलामुनि बता रखी है। अगर कलामुनि वाला क्वेश्चन आया, कहाँ बताओगे, मुंशियारी में कलामुनि मंदिर। ठीक, मुनियों का सेरा। अब लिखो जरा, यहाँ पर एक और शहर है जिसे बोलते हैं वेनिस। वेनिस कौन सा शहर है भैया, वेनिस। अगर प्रश्न पूछे वेनिस शहर किस लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वेनिस। और पूर्व का वेनिस कोची। पूर्व का वेनिस कौन सा है, कोची है जी। ये कांच उद्योग के लिए लिख दिया। वेनिस कौन से देश में है, इटली में। और वेनिस किस लिए प्रसिद्ध, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध। और पूर्व का वेनिस केरल में है, भारत में। कोची भारत के केरल में पड़ता है, कोची। कोची हवाई अड्डा बहुत बढ़िया बना रखा भैया, कोची केरल। हाँ गया था, इतनी भीड़ नहीं है, बहुत बढ़िया है वैसे देखने में ना। चलो अच्छी बात है, देख लिया तो कोई बात नहीं। लिख दियो, कोची पूर्व का वेनिस है। ठीक, अब प्रश्न है, देखो कितना बढ़िया, अगर पेपर में आ गया तो बहुत बढ़िया। लिखियो, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी पुस्तक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख देना, विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है, साहित्यकार है, छोटे मोटे वेनी है व्यक्ति, एक ही पुस्तक लिखेंगे और बस खत्म। हाँ, एडम स्मिथ की तो वेल्थ ऑफ नेशन वगैरह। ठीक, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की। पर्सन आ गया तो बढ़िया रहेगा, डायरेक्टली पर्सन आ गया। विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। पुस्तक तो पढ़ के जाइए इस साल की भी, और कुछ फेमस पुस्तकें हैं, लियो टॉल्स्टॉय की हुई, रूसो की हुई, ऐसी ऐसी पुस्तकें आ जाती हैं पेपर में। ठीक, विलियम शेक्सपियर की। अब लिखना जरा, लिख दिया। अब लिखो स्विट्जरलैंड के बारे में। टाइम क्या हुआ,